प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिका की संघीय व्यवस्था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में और वहाँ की संविधान के ध्यान में रखते हुए हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस कक्षा में हम 3 बिंदुओं के तहत चर्चा करेंगे। पहला, संघ व्यवस्था का सामान्य परिचय। दूसरा, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। और तीसरा, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो आज का पहला बिंदु है संघात्मक व्यवस्था का सामान्य परिचय। संघात्मक शासन को या संघ को इंग्लिश में फेडरेशन कहा जाता है और फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोइडेस शब्द से निकला है। इस फोइडेस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है संधि या समझौता, यानी वह राज्य जो संधि या समझौते का परिणाम हो संघ राज्य कहलाता है। ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हम इसको संवैधानिक दृष्टि से देखें, वह शासन व्यवस्था संघात्मक शासन कहलाती है जिसमें संविधान द्वारा ही संघ सरकार और इकाई सरकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, या संविधान द्वारा ये बतला दिया जाता है कि संघ सरकार किन विषयों को कानून बनाएगी, उनको लागू करेगी, और प्रांत या इकाई या राज्य सरकारें किन विषयों पर कानून बनाएगी और उनको लागू करेगी। इस प्रकार का विभाजन अगर संविधान द्वारा ही कर दिया जाता है तो वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। दूसरा, डाइसी ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अलावा कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। यानी डाइसी ये मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता और राज्यों के जो अधिकार हैं, प्रांतों के अधिकार हैं, उनमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास ही संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा डॉक्टर गार्नर ने दी है संघात्मक व्यवस्था की। उन्होंने लिखा है, संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती हैं। संघ सरकार, जैसा कि प्राय ये कह दिया जाता है, अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, वरन वह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग हैं जिस प्रकार केंद्रीय सरकार वे केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होते हैं। यानी डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि संघात्मक सरकार है वो संघात्मक सरकार केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है, वो उनसे अलग है। दूसरा बिंदु यह है कि अमेरिका ने संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि अमेरिका ने संघात्मक शासन व्यवस्था को चुना, एकात्मक को नहीं चुना। इसके भी कुछ कारण रहे हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश है। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेश अलग अलग थे और ब्रिटिश और यूरोपीय देशों के प्रभुत्व के अधीन शासन संचालित हो रहा था। इन 13 उपनिवेशों ने जब ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया तो उन्होंने ये देखा कि हम एक एक करके लड़ाई लड़ेंगे तो हम कभी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने आप को समूह में संगठित किया और यहीं से अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया था। दूसरा कारण यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल क्षेत्रफल था, वो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर संचालित किया जाता तो उचित नहीं रहता। तीसरा कारण, अमेरिका की जनसंख्या बड़ी थी, विशाल थी, विविधताओं वाले थी। इसलिए ये 3 मेजर कारण हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया।
पहला, ब्रिटिश सत्ता का संगठित रूप से विरोध करने के लिए, दूसरा विशाल क्षेत्रफल के कारण, तीसरा विशाल जनसंख्या के कारण। इन तीनों कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है और एक आदर्श संघात्मक शासन व्यवस्था हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। तीसरा बिंदु है, अमेरिकी व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग देखने को मिलता है। एक तरफ संघीय सरकार है, दूसरी तरफ इकाइयों या प्रांतों या वहां की राज्य सरकारें हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, अपने अपने काम करने का क्षेत्राधिकार है, एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता। दूसरा, शक्ति का विभाजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघ सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों का विभाजन करता है और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया है, यानी संघ सरकार की शक्तियों का बतला दिया गया है और जो शेष शक्तियां बची है वो राज्य या प्रांतों को वहां सौंप दी गई है। अमेरिकी संविधान की अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 व 10 में इस प्रकार का शक्ति विभाजन देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास। संयुक्त राज्य अमेरिका में न तो संघ सरकार सर्वोच्च है, न राज्य या प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में कोई सर्वोच्चता है तो वो संविधान की है। दोनों ही संघ सरकारें और प्रांतीय या राज्य सरकारें शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है और ऐसा अनुच्छेद 6 में स्पष्ट भी कर दिया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। चार्ल्स बियरन ने तो यह कहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण ही सर्वोच्च न्यायपालिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक न्यायिक निर्णय में 1803 ईस्वी में मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसिन विवाद में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, यानी संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान का संक्षिप्त होना ही संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की पृष्ठभूमि है, न्यायिक सर्वोच्चता का आधार है। अगला बिंदु है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। यह संघात्मक व्यवस्था में अनिवार्य तो नहीं, लेकिन देखने को सामान्य रूप से मिलता है। यूं कह लें कि एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जा सकती है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उस प्रांत या राज्य या इकाई की नागरिकता। तो इस प्रकार की दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। अगला, सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो द्वितीय सदन होता है वो राज्यों का सदन कहलाता है और सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों का सदन है और सीनेट में सभी 50 राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, चाहे राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा या कम क्यों न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2-2 स्थान आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार सीनेट में 50 राज्यों को 2 प्रति राज्य के हिसाब से कुल 100 सीटें निर्धारित हैं। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में यह माना जाता है कि नए राज्य का निर्माण करने या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने या राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार संघ सरकार को नहीं होना चाहिए। यानी इस कठोर शर्त को भी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूर्ण करता है। अमेरिका की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस अमेरिका के राज्यों की इच्छा के बिना उनके नाम में, उनके क्षेत्रफल में या उनका पुनर्गठन नहीं कर सकती। केवल वह नए राज्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का अंग बना सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में शामिल कर सकती है। लेकिन जो पूर्व में राज्य हैं 50 राज्य, वो पूर्व राज्य के 50 राज्य की सीमाओं में, नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वहां की कांग्रेस द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी आज की इस कक्षा में अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा, संघीय व्यवस्था का परिचय, अमेरिका ने संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख तत्व क्या क्या है। अगली कक्षा में अगली चर्चाएं। धन्यवाद।